नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। आयुर्वेद जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, जिसका मूल मंत्र मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ जीवन प्राप्त करना। हम जब भी पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने की बात करते हैं तो बेहद अहम भूमिका हो जाती है उसमें आयुर्वेदिक जीवन जीने की। लेकिन अगर बात की जाए चिकित्सा की यानी रोगों के इलाज की, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके लिए भी आयुर्वेदिक चिकित्सा एक बेहद प्रभावशाली और कारगर विकल्प सिद्ध होता है। बिल्कुल, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। और शायद आयुर्वेद का यही मूल मंत्र है। आयुर्वेद न सिर्फ शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य बैठा करके स्वस्थ जीवन जीने का तरीका सिखाता है, बल्कि किस तरह से बेहतर जीवन जिया जाए। यानी कि सिर्फ इसमें रोगों की बात नहीं होती, बल्कि जीवन बेहतर कैसे किया जाए इसकी भी बात होती है। और यही वजह है कि तमाम सारे असाध्य रोग आयुर्वेद के जरिए ठीक किए जा सकते हैं। तो आज भी हम ऐसे ही विषयों पर बात करेंगे कि किस तरह से तमाम सारे ऐसे गंभीर रोगों को आयुर्वेद के जरिए ठीक किया जा सकता है। क्योंकि जब भी बात आती है किसी बीमारी के इलाज की, तो ऐसी बहुत सी जटिल समस्याएं हैं जिनके बारे में बात करने से न सिर्फ लोग हिचकिचाते हैं, बल्कि ये भी सोचते हैं कि एक विशेषज्ञ के पास कैसे जाएं, दूसरे लोगों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे, और हम इसका इलाज कैसे लें, या फिर ये कैसे कहें कि हमें इस तरह की कोई समस्या हो गई है। एनोरेक्टल डिजीजेज यानी गुदा और मलाशय संबंधित जो समस्याएं होती हैं, ये कहा जाता है कि हमारे देश में लगभग 30% लोग इन समस्याओं से ग्रस्त तो होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो शुरुआती अवस्था से ही इसका इलाज करवाते हैं। आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको बहुत सफल तरीके से, सुरक्षित तरीके से ठीक किया जा सकता है। कौन सी वो बीमारियां हैं और कितना कारगर है आयुर्वेदिक चिकित्सा का ये विकल्प, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आयुर्वेद हमारा प्राचीन ज्ञान है जो स्वस्थ जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ, इन 3 मूल तत्वों के असंतुलन से बीमारी का जन्म होता है। आयुर्वेद जीवन शैली संबंधित रोगों, त्वचा रोग, श्वसन रोग और कई गंभीर रोगों के इलाज में काफी कारगर है। आयुर्वेद में उपचार के लिए शोधन, शमन, पथ व्यवस्था, निदान, परिवर्जन, पंचकर्म और रसायन का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में विभिन्न रोगों का इलाज हर्बल उपचार द्वारा, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक दवाओं और कई अन्य विधियों से किया जाता है। क्षार कर्म, अग्नि कर्म और जलौका अवचरण उपचार की अन्य विधियां हैं। शल्य कर्म के जरिए ठीक होने वाले रोगों में आयुर्वेद की विशिष्ट चिकित्सा कर्म और औषधि से चिकित्सा करना शामिल है। जिन बीमारियों के लिए शल्य क्रिया की जरूरत होती है, उनकी जगह क्षार कर्म, अग्नि कर्म और जलौका अवचरण उपचार आयुर्वेद में प्रयोग किए जाते हैं। ये शल्य चिकित्सा की तुलना में सरल हैं। आयुर्वेद में प्रचलित कुछ चिकित्साओं में से एक है क्षार सूत्र, जिसे फिस्टुला जैसी बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। गुदा मार्ग और गुदा द्वार की बाहरी सतह या बीच में पुरानी सूजन के कारण असामान्य सुराख बन जाने से इसका उपचार वैसे तो आधुनिक सर्जरी द्वारा किया जाता है, लेकिन अंतिम परिणामों में इसका संतोषजनक कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि सर्जरी के बाद भी बीमारी फिर से उभर आती है। साथ ही कई अन्य समस्याओं का खतरा भी रहता है। आयुर्वेद में गुदा में फिस्टुला के लिए अनूठी उपचार पद्धति बताई गई है। गुदा मार्ग की संकुचक मांसपेशियों को बिना नुकसान पहुंचाए इस बीमारी को आयुर्वेद में ठीक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गुदूद ग्रंथि के बढ़ने की समस्या बेहद आम है, जिसका आयुर्वेदिक उपचार काफी उपयोगी है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति बेहद उपयोगी है और कई गंभीर रोगों के इलाज में कारगर है। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के विषय में विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। आइए उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर तनुजा नेसरी, डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज। नमस्कार। स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर हेमंत पनिग्रही, आप रिसर्च ऑफिसर हैं आयुर्वेद में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से। नमस्कार। और स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनोद कुमार यादव, आप CMO CGHS और आयुर्वेद आचार्य हैं आप।
अपने सभी विशेषज्ञों का हम स्वागत करते हैं और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी बीमारियां जो हमारी जीवन शैली से संबंधित हैं, कुछ अन्य बीमारियां जिनका जिक्र आता है और ये कहा जाता है कि शायद उनका इलाज एलोपैथी में थोड़ा सा कठिन होता है या फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनके नहीं आते हैं, ऐसे तमाम रोगों के लिए आयुर्वेद का विकल्प ज़रूर उपलब्ध है जिसका प्रयोग सभी द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल, और इसके साथ ही जो एनोरेक्टल डिजीजेज हैं उनके विषय में भी आप सीधे जानकारी ले सकते हैं और सबसे खास बात है कि इस कार्यक्रम में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और इन विशेषज्ञों से, डॉक्टर से सीधा संवाद स्थापित कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लें, totalhealthddnews@gmail.com, totalhealthddnews@gmail.com। आप इस पर मेल कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं और उसका जवाब यहाँ से दिया जाएगा। उसके अलावा आप टेलीफोन के जरिए भी, हमारी फ़ोन लाइनें खुल चुकी हैं, टेलीफोन के जरिए भी आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 1800111234। आप इस पर फ़ोन करके हमारे विशेषज्ञों के साथ सीधा संवाद कायम कर सकते हैं। जी, तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति क्या है और किस तरह से कार्य करती है। डॉक्टर तनुजा नेसरी, आपसे ये जानते हैं कि जो प्राचीन ज्ञान है आयुर्वेद, जिसे जीवन का ज्ञान कहा जाता है, रोगों के इलाज में अगर इसका महत्व समझना चाहें तो किस तरह से इसके सिद्धांत कार्य करते हैं और जो बेसलाइन होती है किस आधार पर तय किया जाता है कि रोग उत्पन्न क्यों होते हैं और उसका इलाज कैसे किया जाएगा? जी, आयुर्वेद जो हमारी प्राचीन परंपरा है, जीवन का ज्ञान आपने सही कहा, तो आयुर्वेद का मूल उद्देश्य ही यही है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षा, स्वस्थ की स्वास्थ्य रक्षा करना, ये तो उद्देश्य है ही, जिसको हम प्रकृति से तालमेल रखना, जो बाह्य यूनिवर्सल क्लॉक है और इंटरनल बायो क्लॉक है उसको एक दूसरे के साथ रखना, इससे स्वस्थ जीवन रहते। ये हम करते हैं खान पान दैनंदिनी, लेकिन आज के लाइफस्टाइल में अगर ये हम नहीं कर पाए, स्वास्थ्यपूर्ण आहार विहार खान पान आचार ये नहीं कर पाए, वही एक बीमारी का जड़ है। और हम ये कहते हैं रोगम आदौ परीक्षे ततो अनंतरम औषधम, रोग की पहले परीक्षा करें फिर उसके बाद औषध करें। लेकिन जो दूसरा अहम मुद्दा पहलू है आयुर्वेद का, स्वस्थ की स्वास्थ्य रक्षा के बाद आतुरस्य विकार परिमोक्षः, इसका मतलब ये है कि अगर बीमार हो भी गए खान पान की बिगड़ाव से, दैनंदिनी के बिगड़ाव से, तो उसका मूलतः उपचार आयुर्वेद में है परिमोक्षः, मतलब हम जड़ से बीमारी का हम इलाज करते हैं। और ये इसलिए कैसे करते हैं, तो दोष धातु मल जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, और आपने जैसे कहा कि माइंड बॉडी सोल, इसमें असंतुलन हो गया, बिगड़ा हो गया, तो उसको बायोरिदम को ठीक करना, ये करने के लिए हमें कौन से दोष में बिगाड़ आया है, विच दोषा इज विसिएटेड, ये देखते हुए हम पहले उसकी शोधन करते हैं, जिसको बायो प्यूरिफिकेशन कहते हैं, जिसको पंचकर्म कहते हैं, डिटॉक्स थेरेपी कहते हैं। ये कौन से दोष के अनुसार, जैसे कि कब बिगड़ा तो हम वमन कराएंगे, वात के लिए जैसे ये सीजन है वर्षा ऋतु, उसमें वात का प्रकोप होता है जिसके बस्ती करते हैं, और पित्त के लिए विरेचन होता है, ये पंचकर्म है। उसके बाद दोषों के अनुसार हम शमन चिकित्सा करते हैं, जिसको हम पैलिएशन कहेंगे। और उसके बाद जो धातु जो सिस्टम में बिगड़ावा गया है, जहाँ एक लीजन हो गया है, तो उसके लिए हम रसायन चिकित्सा करेंगे। तो शोधन शमन रसायन, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खान पान के असंतुलन से अगर ये हुआ है तो वी जस्ट रिकमेंड पथ्य और अपथ्य, परहेज डाइट करते हैं एंड लाइफस्टाइल करते हैं, और मनस के लिए, शांति के लिए भी काउंसलिंग करते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज, और जिसको हम समग्र और संपूर्ण चिकित्सा कहेंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज अ टेलर मेड कस्टमाइज्ड मेडिसिन, क्योंकि हर एक की प्रकृति के अनुसार, दोषों के अनुसार हम वो चिकित्सा को कस्टमाइज करते हैं। हर एक पेशेंट का, हर एक डिसीज का एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है,
और वो हम हमारे अस्पताल में स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हर एक व्याधि का करते हैं। जी डॉक्टर पाणिग्रही, जैसे कि अभी मैम ने कहा कि समग्र चिकित्सा होती है, यानी एक बड़ी वाइड वैरायटी है इसमें। अक्सर ये इस बात की चर्चा की जाती है कि जो असाध्य रोग है या बहुत गंभीर बीमारियां हैं उनका इलाज भी आयुर्वेद के जरिए हो सकता है या उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकता है, ये कैसे संभव कर पाते हैं? यस, असाध्य रोग का बीमा, पहले मैं असाध्य रोग के बारे में बोलने से पहले ये इतना बताऊंगा कि आयुर्वेद में मैडम ने बताया मेडिसिनल ट्रीटमेंट एंड पंचकर्म। पंचकर्म में शोधन चिकित्सा होता है, बायो प्यूरिफिकेशन होता है एंड कंप्लीट शोधन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। तो बोथ प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव ऑफ द डिजीज होता है। उसके साथ आयुर्वेद में शल्य के ऊपर भी, शल्य या सर्जरी के ऊपर भी विस्तृत वर्णन है। उसके लिए सुश्रुत संहिता है जिसका करता है सुश्रुत। आज के दिन में आप सुनते होंगे मॉडर्न सर्जन बोलते हैं कि जो है सुश्रुत इज द फादर ऑफ द सर्जरी। बेसिकली हम लोग शल्य रिलेटेड सर्जरी जो करते हैं वो फिस्टुला इन एनो पेशेंट में करते हैं, जैसे भगंदर जिसको साधारण भाषा में आप बोलते हैं, अर्श में करते हैं जिसको आप बवासीर बोलते हैं, एंड इंग्लिश में उसको पाइल्स बोलते हैं, एंड फिशर में भी करते हैं, परिकर्तिका में बोलते हैं। इसके बारे में विस्तृत वर्णन है एंड हम काफ़ी मरीज को इससे ठीक करते हैं। जी डॉक्टर यादव, जब बात आती है वो बीमारियां जो जीवन शैली से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं उसके कारण ऐसे होते हैं जिसमें खुद की लापरवाही भी शामिल होती है, कहीं आहार कहीं विहार जिस पर ध्यान नहीं दिया कि रोग के रूप में उभर आता है, कौन सी ऐसी बीमारियां खास तौर पर आप बताना चाहेंगे जिसमें ज़्यादा असर देखते हैं और ये कहा जाए कि बहुत ही प्रभावशाली रूप से देखी जाती है आयुर्वेदिक चिकित्सा? देखिए, हम जो आयुर्वेद में चिकित्सा करते हैं दो तरीके से है, एक तो शोधन, दूसरा समन। शोधन तब कराते हैं जब दोषों की मात्रा शरीर में अपनी सीमा से अधिक बढ़ जाती है, तब हमें उन दोषों को निकालना होता है। अब कोई भी बीमारी आप ले लीजिए, जैसे कि आजकल आप डायबिटीज़ देखते हैं, इसमें भी हम शोधन कराते हैं। सांस की समस्याएं जो शहरों में आजकल पोल्यूशन की वजह से हैं, यदि लोग लगातार समय के अनुसार, अपना ऋतु के अनुसार अपना शोधन कराते रहें तो पोल्यूशन से काफ़ी वो बच सकते हैं। इसके अलावा आपके उदर रोगों में, पेट की समस्याओं में है, भूख नहीं लगती है, मोटापा है, आपका शरीर में भारीपन है, आलस्य है, सुस्ती है और अपने दैनंदिनी कार्य को करने में आप अपने आप को अक्षम महसूस करने लग रहे हैं, ऐसे केस में आपको शोधन कराना चाहिए। इसके अलावा हड्डी के रोग हैं, जॉइंट्स पेन है, गठिया है, आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, संधिवात है, जोड़ों की समस्याएं हैं, इसमें जो नी रिप्लेसमेंट का प्रचलन चल रहा है, जॉइंट रिप्लेसमेंट का, यदि आप पंचकर्म में बस्ती चिकित्सा और शोधन कराएं तो पूर्ण रूप से आपको नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना पड़ेगा। केवल एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी, एक्सीडेंटल केसेस, उन्हीं में सर्जरी, शल्य क्रिया को हम कराते हैं, बाकी सभी रोगों को हम ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आपको उचित चिकित्सा परामर्श, जहां पर थोड़ी सी समस्या आई है, आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, वहाँ औषध के द्वारा हम दोषों का समन करके भी ठीक कर सकते हैं। इसलिए दोनों उपायों द्वारा पूर्ण रूप से समस्त व्याधियों की चिकित्सा आयुर्वेद से सफल एवं पूर्ण रूप से की जा सकती है। जी डॉक्टर पाणिग्रही, जैसा कि अभी किरण ने शुरुआत में कहा कि कुछ रोग ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत खुलकर हम बात नहीं कर पाते। आपने एनोरेक्टल डिजीजेस का जिक्र किया, गुदा और मलाशय संबंधी जो रोग हैं उनके विषय में, किस तरह से ये रोग होते हैं, क्या है इसमें, यानी क्यों होते हैं और कैसे इसका इलाज संभव है? यस, उसका विभिन्न कारण है। पहले भगंदर है। भगंदर जो होता है मेनली अगर अनल हाइजीन अगर प्रॉपर्ली नहीं रखते हैं, प्रॉपर्ली साफ नहीं होता है, वो एक कॉज है। दूसरा कॉज है ज़्यादा हेयर ही है, पेल्विक रीजन एंड एनोरेक्टल रीजन अगर ज़्यादा हेयर ही है, उस कंडीशन पे भी ये होता है। तो फिस्टुला के लिए दो तरह के कारण को माना गया है, एक स्पेसिफिक कॉज, एक नॉन स्पेसिफिक कॉज। नॉन स्पेसिफिक कॉज मतलब कि ये हुआ कि जो है जिसके लिए ये जो मैंने बताया, जैसे हेयरी है एंड क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन होता है, सिंपल जो है हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन होता है, वहाँ एक बॉयल फॉर्म होता है, वो बॉयल जो है थोड़ी दिन में एब्सेस में फॉर्म हो जाता है, एब्सेस में फॉर्म होने के बाद फट जाता है एंड दैट में लीड टू फिस्टुला।
दिस इज क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन। अनदर थिंग, जो हाइजीन अगर एनल हाइजीन अगर प्रॉपर्ली नहीं रखते हैं उस कंडीशन में भी इन्फेक्शन होके होता है। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा स्पेसिफिक डिजीज के कारण भी फिस्टुला हो सकता है, जैसे ट्यूबरकुलर फिस्टुला। टीबी के कारण, सपोज टीबी इज नॉट ए सिंपल डिजीज ऑफ चेस्ट, मतलब लंग्स का डिजीज नहीं है, ट्यूबरकुलर फिस्टुला है, क्रॉन्स डिजीज है, आईबी डिजीज को बोलते हैं, इरिटेबल बाउल डिजीज है, उसके कारण भी फिस्टुला हो सकता है। अनदर इज, अगर पेल्विक रीजन में पेल्विक बोन का ओस्टियोमाइलिटिस हुआ, उस कंडीशन में भी फिस्टुला होता है। ये भयंकर बीमारी है। इसका इलाज आयुर्वेद में हम क्षारसूत्र माध्यम से करते हैं। जी, उस पर भी आएंगे डॉक्टर पनिग्राही। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की समस्या हो रही है, फिस्टुला की अगर स्पेसिफिकली बात करें, क्या लक्षण होते हैं और शुरुआती दौर में क्या इसको पहचानना आसान है? यस यस, इट इज़ वेरी, ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कि जनरल पब्लिक के लिए भी ये एक मैसेज जाएगा कि फर्स्ट क्या है कि लक्षण में एक छोटा सा फोड़ा होगा, तो यूजुअली क्या करेंगे, अरे छोड़ो क्या है, इसको कुछ नहीं है, उसको इग्नोर करेंगे। फिर इस रीजन में फिर बैठेंगे, उसके ऊपर, इसके ऊपर बैठेंगे, बैठने के बाद उसमें धीरे 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 इन्फेक्शन होता है। सो ए पॉस डिस्चार्जिंग एब्सेस, अनल रीजन में एक पॉस डिस्चार्जिंग एब्सेस है, कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है। जब बंद हो जाएगा सिवियर पेन होगा, एंड जब बंद नहीं होगा, खुल जाएगा, तो डिस्चार्जिंग पॉस जो है डिस्चार्ज होकर आएगा। तो उस कंडीशन को हम फिस्टुला बोलते हैं। तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड उसको चेक करना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि आयुर्वेद में जब आते हैं लोग, तब ये सारे ट्राई कर करके आते हैं, आखिरी में आते हैं, आखिरी विकल्प के हिसाब से आते हैं। मेरा ये मैसेज है जनरल पब्लिक को, अगर अर्ली स्टेज में आए और अच्छी तरीके से एंड प्रॉपरली क्योर होके जा पाएंगे क्षारसूत्र माध्यम से भगंदर। जी डॉक्टर तनुजा, जिस तरह से कहा अभी डॉक्टर साहब ने कि अर्ली स्टेजेस में आए, कौन सा वो समय है, कब इसको पहचाने कि अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अब इसमें देर नहीं करनी चाहिए, आयुर्वेद के पास जाना चाहिए या किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बेसिकली जैसे कि जो एनोरेक्टल डिसीजेस है जिसमें केवल भगंदर है, उसके पहले अर्श भी है, परिकर्तिका है, जिसको फिशर फाइल्स भी कहते हैं। तो उसमें 4 स्टेजेस है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4। तो बेसिकली जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, मलविबंध है, और वो कॉन्स्टिपेशन के बाद प्रेशर करने से कई बार ऐसे होता है कि खून आने लगता है, दर्द होता है, वहाँ कुछ एनलार्जमेंट ऐसे महसूस करता है पेशेंट खुद पता, तो उसी समय तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिसमें हमारा उपचार फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, तो आयुर्वेद में मूलतः हम उसका उपचार कर सकते हैं कि जिसमें विबंधनाशक, अनुलोमक, विरेचक, औषधियाँ, हर्रे, अविपत्तिकर इससे भी दे सकते हैं। और खान पान में बदलाव लाना ये बहुत ज़रूरी है, ये हम जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि जैसे सूरण, जिमीकन जैसे कई सारे ऐसे खाने पान में ही बदलाव करने से कई बार ये ठीक हो जाता है। लेकिन जब 3rd एंड 4th स्टेज तो सूरन, जिमीकन ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ये तो अर्शहर कहा है, उसका नाम ही अर्शोग्न है सिनोनिम। तो ये तो जरूर रोज लेना चाहिए, मूली लेना चाहिए। ऐसे कई सारे पेशेंट को पता नहीं होता, ये जरूर लेना चाहिए। और जो 3rd और 4th स्टेज है जिसमें बाहर आते हैं मोट, जिसको बाहर आते हैं, पाइल्स होते हैं, उसमें तो क्षार सूत्र, अग्निकर्म, क्षार सूत्र, ये बहुत अच्छी चिकित्सा है और मूलतः वो ठीक करती है, जिसको आप कहते हैं कि कटिंग एंड हीलिंग एक साथ इससे हम ठीक कर सकते हैं। अर्श की जो बात हो रही है डॉक्टर यादव, हेमोरॉइड्स, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उसमें से रक्तस्राव भी होता है, ब्लीडिंग भी होती है, काफी पेनफुल अवस्था हो जाती है ये। हाँ बिल्कुल, ये क्या है, शुरुआती दौर में जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेटेड है मान लीजिए, तो वो जोर लगाते हैं, जिसके कि इसमें क्या है, पाइल्स में, अर्श में जो हमारे नीचे की वेन्स हैं वो खड़ी हैं, सीधी हैं, तो ब्लड के प्रेशर जब बनता है तो वो एक अंगूर के गुच्छे की तरह सूजन या फुलाव आता है। वो कई बार अंदर होता है तो उसमें ब्लीडिंग होती है, लेकिन पेन नहीं होता है। जब वो बाहर आने लगते हैं या बाहर की स्किन से हो जाता है तो इंटरनो एक्सटर्नल हो जाता है, तब उसमें बहुत तेज दर्द होता है और ब्लीडिंग होती है। तो जैसे मैडम ने कहा, सर ने भी कहा कि शुरुआती दौर में हम इन सभी को, ब्लीडिंग भी चेक हो जाएगी, आपकी पूरी तरह ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो जाएगा। अगर आपका महीने, 2 महीने, 6 महीने या ऐसा हो रहा है बार बार, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, किसी भी प्रकार की
शल्य चिकित्सा या किसी प्रकार की परेशानी नहीं आपको होगी। बट बहुत टाइम हो जाता है, बार बार होने पे हैबिचुअल आप अपनी जीवन शैली को सुधारते नहीं है, खान पान को सुधारते नहीं हैं लगातार, तो आपको ये क्रोनिक स्टेज की तरफ बढ़ता है। कई साल जब पुराना हो जाता है तब शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है। रक्त आने पर घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास औषधियां हैं जिनसे ब्लीडिंग पूरी तरह रुक जाती है। जी, और अगर कारणों की बात की जाए डॉक्टर पनिग्राही, क्या कुछ खास कारण है या ऐसे लोग जिन्हें इस समस्या के होने का खतरा अधिक होगा? देयर आर 3 डिजीजेस है। वो एक भगंदर हो गया, पाइल्स की अगर हम लोग बात करें तो जी, पाइल्स का कॉज जो है 2 तरह की किया गया है। नंबर 1, इसको सहज और से भी क्या कहा जाता है, ये हेरिडिटरी कॉज है। दूसरा जो है इडियोपैथिक है, जिसका कॉज आज तक पता नहीं चल पाया। थर्ड इज कॉन्स्टिपेशन, या किसी भी कारण से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अगर बढ़ता है, चाहे किसी भी कारण से, चाहे जोर लगाने से, चाहे कॉन्स्टिपेशन के कारण, जोर लगाने के कारण, या प्रोस्टेट बढ़ने के कारण, किसी भी कारण से अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ पे वेनस एनगर्जमेंट होता है, वेनस रिटर्न प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है वेनस रिटर्न ना होने के कारण वहाँ पे एक प्रोलैप्स होता है, मास बाहर आता है। जैसे मैडम ने बताया, दैट मास इज ऑफ 2 टाइप्स। इसको हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको देखा गया है। फर्स्ट वन इज बेसिकली ड्राई एंड वेट, या ब्लीडिंग पाइल्स, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। एक में किसी आप देखते होंगे पेशेंट आएंगे, बोलेंगे सर कुछ मस्सा मेरा आ रहा है, लेकिन वो जो उसमें से खून नहीं आ रहा है। नंबर 2 इज ब्लीडिंग पाइल्स, जिसमें ये जो सबसे बड़ी बात मैं एक सिम्टम्स आपको बताता हूँ जिसमें पाइल्स में होता है। पेशेंट आएगा डॉक्टर के पास, आके बोलेगा डॉक्टर साहब मेरा जो है टॉयलेट सीट में बहुत खून आ रहा है। तब डॉक्टर का लीडिंग क्वेश्चन रहता है, क्या खून जो है बूंद बूंदे आता है, या धार में आता है, या पिचकारी में आता है? वो ज्यादातर बताएगा कि वो पिचकारी में आता है। देन थर्ड क्वेश्चन होगा कि क्या पेन होता है क्या? वो बोलेगा नहीं होगा। तो क्या मतलब इसका? पेन लेस ब्लीडिंग इज ये लीड सिम्टम्स फॉर पाइल्स। अगर कॉम्प्लिकेशन होता है, थ्रोम्बोस्ड होता है, देन पेन होगा, और एल्स पेनलेस ब्लीडिंग इज सिम्टम्स ऑफ पाइल्स। डॉक्टर आंख बंद कर बोलेगा ही इज सफरिंग फ्रॉम, बिना चेकअप किए हुए वो बोलेगा पेशेंट माइट बी सफरिंग फ्रॉम पाइल्स। दैट पाइल्स सेकेंड जो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो मैडम ने जैसे बोले फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। इसीलिए डिग्री इसका डिस्क्रिप्शन किया गया, क्योंकि फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड उसी हिसाब से पेशेंट डॉक्टर सर्जन सोचेगा कि मैं उसको मेडिसिन में दूं या सर्जरी करूं। फर्स्ट डिग्री पाइल्स, सेकेंड डिग्री पाइल्स, इसमें कंप्लीटली क्योरेबल बाय मेडिसिनल ट्रीटमेंट। तो इसीलिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो है आप फूड ऐसे लेना है, फाइबर डाइट लेना है, प्लेंटी फ्लूइड्स लेना है, एंड पेट को साफ रखने की कोशिश करना है। दूध, दलिया, पपीता डेली के खाना में रखना है, रोज के खाना में रखना है। एंड ये दीज आर दी पाइल्स ट्रीटमेंट। एंड उसके अलावा हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे ऑर्स्कुठार है, कांकायन है, प्राणदावटी है, अभयारिष्ट है, दाड़ीमास्टक चूर्ण है, एंड देयर आर सो मेनी मेडिसिन जो किसी भी अच्छे वैद्य के निर्देशन में ली जा सकती है। हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरुण कर्नाटका से। कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? जी वरुण जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल अपना। हेलो सर, मुझे क्वेश्चन ये है कि मुझे 3 साल पहले मुझे फिस्टुला हुआ था। उसका मुझे अभी भी हर समर में, मतलब मंथ ऑफ मार्च अप्रैल में, आई एम गेटिंग ईचिंग ओवर द एनस। सो इज इट दैट अ रिपीटेशन अगेन आई एम गेटिंग ऑफ द फिस्टुला? And I'm also taking a bath, a hot bath from Tripaladi Churna whenever I am getting, and it is getting relief. But after some days I am getting it again, and also sweating over that area and painful while having a toilet. Right. डॉक्टर पनिग्राही। यस, उनको जो है फिस्टुला हुआ है, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है, इसका मतलब ये है, यही तो है ना, ये किए उन्होंने ट्रीटमेंट उन्होंने किया है, बट इचिंग हो रहा है उस एरिया में। इचिंग इन एनल रीजन इज मेनली ड्यू टू डिस्चार्ज, उस एरिया में कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण जो है उनको इचिंग हो रहा है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम कुछ मेडिसिन देंगे, एंड हॉट सीज बाथ वो ले रहे हैं। हॉट सीज बाथ में उन्होंने अगर पंचबल कषाय में हॉट सीज बाथ करेंगे, इट विल बी गुड। और एल्स अगर नहीं हो रहा है तो उस एरिया में सिंपल स्पॉटिक आता है हमारा, स्पॉटिक 3-4 बूंद डाल के हॉट सीज बाथ देना है, गुनगुने पानी में टॉब में लेके उसके ऊपर बैठिएगा।
उसके साथ साथ अगर वो ले रहे हैं कुछ दवाई, जैसे दवाई में हरिद्राखंड ऐड करिएगा, त्रिफला गुगुल ऐड करिएगा एंड त्रिफला चूर्ण तो ले रहे हैं, एंड उस कंडीशन में आप जात्यादि तेल का इंसर्ट कर सकते हैं। एक जात्यादि तेल हमारा आता है जिसको एक 5 ml डिस्पोजेबल सिरिंज में लीजिएगा, एक रबर कैथेटर लगाइएगा, फिर जो है टॉयलेट सीज बात करने के बाद उसको पुश कर दीजिएगा। सो धीरे धीरे इट विल बी क्वाइट ओके जी। बट डिस्चार्ज इज देयर। सो उनको मैं यही बोलूंगा कि नियरेस्ट कोई डॉक्टर सर्जन के पास जाए, आयुर्वेदिक सर्जन, इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड सर्जन के पास जाए एंड उनको दिखाए कहीं रिकवर तो नहीं हो रहा है, वो देखा। जी डॉक्टर विनोद, जब इस तरह की समस्याओं की बात होती है, एनोरेक्टल डिजीजेस की बात होती है, तो अगर जैसे कहा कि कई बार पेशेंट्स ध्यान नहीं देते हैं और ये विकराल रूप धारण कर लेती है, इसमें समस्या ज़्यादा हो जाती है, तो इससे जुड़े हुए और क्या समस्याएं इससे हो सकती हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? दूसरी समस्याएं क्या इसकी वजह से भी हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल, दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं। जिस प्रकार के आप जो है कोई भी डिसीज़ है, कोई भी तकलीफ है, आप शुरुआत में ही उसकी चिकित्सा परामर्श अपने चिकित्सक वैद्य से ज़रूर लें। उस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे बड़ी बात है स्वस्थ रहने की कि अपने शरीर के संबंध में और व्याधि के संबंध में आपकी उचित जानकारी, उचित जानकारी होते ही आधे तो आप बिना औषध के ठीक हो गए। इसके बाद आपको लगता है कि मुझे तकलीफ हो रही है, तो फिर प्रॉपर औषध लेके आप उसका उचित सलाह ले सकते हैं। जहाँ तक कॉम्प्लिकेशन होता है, देखिए कोई भी व्याधि जब शुरुआत होती है तो वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। जब वो क्रोनिक होती है, काफ़ी लंबे समय तक वो आपको तंग करती है, तब उसमें क्रोनिसिटी होती है, प्लस सुपरवीनिंग इन्फेक्शंस होते हैं, यानी दूसरी व्याधियां आके इन्फेक्शन करती हैं। जैसे मान लीजिए फिशुला है, फिशुला में ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है, एड्स के पेशेंट को हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ फिशुला बन गया या पाइल्स बन गया। मान लीजिए किसी को कुछ नहीं लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस है जिसमें बार बार उनको 15-20 बार मोशन होते हैं, इससे भी अपक्व पित्त बार बार गुदा मार्ग से आता है, जिसके कारण पाक से उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जैसे इचिंग की प्रॉब्लम है, इचिंग में आप कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, ट्यूब्स आती हैं, जिनको आप रेगुलर यूज़ करें तो आपकी इचिंग ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटीज़ या क्रोनिसिटीज़ को आप बचा सकते हैं। या डायबिटीज़ में कई बार आपको ध्यान देना होता है कि हीलिंग प्रॉपर नहीं होती, आपकी डायबिटीज़ बढ़ी होती है और प्रॉब्लम बढ़ती है, तो सबसे पहले आपको डायबिटीज़ को भी देखना पड़ता है, उसको कम होने के बाद ही आपकी हीलिंग आएगी। और डायबिटीज़ हो या टीबी हो, ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन हो, तो कभी भी सर्जरी करने से पहले इस पर बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें हीलिंग की प्रॉब्लम आती है। तो ये सब चिकित्सकों की देख रेख में ही कराना चाहिए। उचित आयुर्वेदिक चिकित्सक से आपको अवश्य परामर्श लेना चाहिए। जी, तो आज टोटल हेल्थ में हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या महत्व है आयुर्वेदिक चिकित्सा का गंभीर रोगों के इलाज में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊँगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। आपका लेटर। सबसे नमस्ते, हम हैं बस, जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हम खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत,
अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। ब्रेक के बाद एक बार फिर टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आयुर्वेदिक चिकित्सा से गंभीर रोगों का इलाज किया जा सकता है। जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं डॉक्टर यादव से। डॉक्टर यादव, पंचकर्मा एक ऐसी थेरेपी है जिसका काफ़ी उपयोग होता है और काफ़ी बात भी की जाती है जब स्वस्थ रहने की बात आती है और बहुत सारे रोगों के इलाज में भी। किस तरह से आप इस थेरेपी को देखते हैं और कैसे ये काम करती है? देखिए, पंचकर्म एक अद्वितीय देन है आयुर्वेद के विश्व को, जिसके बारे में शायद अभी उतना प्रचार नहीं हुआ जितना होना चाहिए। जिस प्रकार योग विश्व में हो गया, उसी तरह बिना किसी दवाइयों और ज़्यादा औषधीय प्रयोग के, बिना साइड इफेक्ट के पंचकर्मा आपको सबसे जो पहला सिद्धांत है आयुर्वेद का, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी आपको बीमार ही नहीं होने देगा। यदि सभी लोग ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार अपनी पंचकर्म चिकित्सा कराएं, आप आश्चर्य करेंगे कि आपका वजन भी हम घी पिलाकर घटा देते हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य होगा। तो इस प्रकार से जो औषध इसमें प्रयोग करते हैं उसमें घी, तेल और बहुत ही सिंपल जड़ी बूटियां जो घी तेल में ही प्रोसेस करके हम उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम पंचकर्म में बहुत कम औषधियों से आपको बिना ज़्यादा तंग हुए, लंबी दवाई खाए बिना आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसके बावजूद भी हम कई प्रकार के इसमें जैसे वमन कराते हैं, जिसमें कि पेट के ऊपर जो टॉक्सिन्स है, गले, नाक, कान, यहाँ के जो, जैसे लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है, सिर दर्द लगातार होता है, पित्त की प्रॉब्लम होती है, एसिड रिफ्लक्स होता है, कफ बलगम है, खांसी नहीं जाती है, बहुत ज़्यादा बलगम निकलता है, तो इन सब केसेस में हम वमन कराते हैं। रेगुलर रूटीन में वसंत ऋतु में अगर वमन कराते हैं, जब ये समस्याएं हम कभी भी करा सकते हैं, एक गर्मी और पीक सर्दियों को छोड़कर, इनमें तो वमन कराइए। फिर आप विरेचन कराइए, जहां आप नाभि से नीचे पूरे पेट में जो भी समस्याएं हैं उन सब को हम विरेचन से डील करते हैं, जिसमें कुछ नहीं है, आपको लूज मोशंस के द्वारा हम शोधन कराते हैं। इसके बाद नस्य कर्म है, जहां आप आंखों की झाइयाँ, आप चेहरे को सुंदर बनाना चाहते हैं, गोरा रंग अच्छा करना चाहते हैं, चमकदार चेहरा चाहते, नस्य कर्म कराइए। सिर की प्रॉब्लम है, कर्ण पूरण कराइए, शिरोधारा कराइए, जिसमें नींद की समस्याएं हैं, आपको स्ट्रेस है, शहरी जिंदगी में जो हायर ऑफिशियल्स में तनाव है, सभी शिरोधारा का प्रयोग करें। इतने सुंदर तेल हैं, चंदन बला, लाक्षादी तेल, क्षीर बला तेल, इन तेलों आप लेट जाइए, सिर्फ सिर में तेल पड़ने से आपको बिल्कुल शिरशूल, सिर दर्द से मुक्ति है, नींद अच्छी आएगी और आपकी क्रियाशीलता बहुत बढ़ेगी। इसके अलावा आपकी रक्त मोक्षण, किसी जगह लोकलाइज्ड स्किन की प्रॉब्लम है, सोरियासिस जैसी गंभीर प्रॉब्लम जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, स्किन इन्फेक्शंस है, बरसात में होने वाले स्किन इन्फेक्शंस में अगर आप ये कराते हैं विरेचन कर्म, शोधन, रक्त मोक्षण, जलौका से भी कराते हैं, इसकी चर्चा करेंगे, तो आपको पूर्ण रूप से पंचकर्म के रक्त शुद्धि होकर लाभ मिलता है, जिसमें रक्त धातु और एक्सेस दोषों का बाहर निकल जाना, दोषों का मूवमेंट शरीर में प्रॉपर हो जाता है। इसके अलावा बस्ती चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके पूरे मलाशय का शोधन करती है। बस्ती चिकित्सा आपके पाँव के नाखून से सिर तक आपका काम करती, संपूर्ण शरीर में अगर हम सामान्यता कहें तो पूरी आधी चिकित्सा बस्ती चिकित्सा कही गई है। तो बस्ती चिकित्सा में तो कुछ भी नहीं, आप लेटिए, एनिमा टाइप की चीज़ है और उसमें भी घी, तेल, शहद इन और जड़ी बूटियों के चूर्ण और काढ़े का प्रयोग करके, इससे सुरक्षित चिकित्सा दुनिया को और क्या हो सकती है आयुर्वेद की। गंभीर से गंभीर लकवा हो, आपको पैरालिसिस हो, इनमें आपकी बस्ती चिकित्सा है, शोधन है। इसके अलावा आपके टांगों में कमजोरी है, जॉइंट्स पेन है, आप चल नहीं सकते हैं, घुटने टेढ़े हो रहे हैं, इन सब में जो आजकल इंजेक्शंस दे रहे हैं मेडिसिन के रूप में, इन सब से आपको बस्ती चिकित्सा बचा सकती है। कमर दर्द है, आपका कटिशूल है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, जहाँ सर्जरी के लिए एडवाइस कर दिया हो, बस्ती चिकित्सा आपकी पूर्ण चिकित्सा आपको कर सकती है। इसलिए पंचकर्म का पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रयोग करें और यदि बीमार हो जाएं तो कुशल पंचकर्मा विशेषज्ञ वैद्य के अधीन रहकर आप अपनी पूर्ण चिकित्सा करा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जब पंचकर्म की बात की है तो क्षार सूत्र की भी बात करेंगे। उससे पहले कुछ मेल्स आए हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात कर रहे हैं नरेश मोदी, और भी लोगों के मेल्स आए हैं
जैसे नरोज मोदी साहब है, ये कह रहे हैं पिछले 6-7 वर्षों से इन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्या ट्रीटमेंट आयुर्वेद में है? जी, अभी जो हमारी चर्चा अर्श भगंदर इसी के अनुसार उसकी भी चल रही है और इसके साथ साथ ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की भी बात आ गई। तो एक मूल सिद्धांत आयुर्वेद में ये कहा है, अर्श ग्रहणी अतिसार अन्योन्य अनुसारिणा है। मतलब ये सभी की जड़ अग्नि की मंदता से है। जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिनको खान में पचन नहीं होता, उनको धीरे धीरे आगे कभी दस्त हो जाएंगे। उसमें भी अगर हमने खान पान में बदलाव नहीं लाया तो फिर उनको अर्श होगा, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, जिसमें आंतों में जख्म हुई है, व्रण है और उससे ब्लीडिंग हो रहा है। तो और कुछ भी खाएंगे तो उनको वो हजम नहीं होगा। तो आयुर्वेद में सबसे पहले तो वो हीलिंग ऑफ द अल्सर्स इंटरनल, इसके लिए इंद्रयव, बेल, शतावरी, इन सभी की नागरमोथा, इन सभी का चूर्ण, कुटज घनवटी, इनकी तो बहुत कई सारी चीज़ें कही है, जिसमें एक पिच्छा बस्ती जो पंचकर्म में कहा है उसका भी इलाज, उस बस्ती देने से, जिसमें सेमल की बस्ती है उसका भी इलाज, इससे भी अच्छा इलाज है। खान पान में सबसे पहले हर किसी को, चाहे वो बवासीर हो, चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, चाहे सभी प्रकार की बीमारी हो, एक हमें ध्यान में रखना चाहिए जो हम मैसेज देना चाहेंगे, जिसको कहा है कि छाछ ले, बटर मिल्क ले, क्योंकि ये कहा जाता है तक्रम शक्रस्य अपि दुर्लभम। मतलब छाछ लेने से, बटर मिल्क लेने से इंडाइजेशन भी कम होगा और ये सभी प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे कम होगी। जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम ग्रहणी विकार के अंतर्गत लेते हैं, तो ग्रहणी की उससे अच्छी चिकित्सा हो सकती है। जी डॉक्टर पाणिग्राही, एक व्यूअर है हमारे, वो ये जानना चाह रहे हैं कि वो आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सक से एक ऑपरेशन या सर्जरी करवाना चाहते हैं, कौन सी है वो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। कैसे एक अच्छे शल्य चिकित्सक का चुनाव आयुर्वेद में किया जा सकता है, और साथ ही हम आपसे ये भी जान लें कि जब बात आती है क्षार सूत्र की, तो कौन सी वो डिजीजेज या कंडीशंस हैं जिसमें उसका उपयोग हो सकता है और क्या लाभ होते हैं। कोई भी व्यक्ति उसको करवाएगा तो क्या फायदे उसको मिल सकते हैं? पहला क्वेश्चन ये है कि जो है शल्य चिकित्सक का निर्धारण कैसे करें, अच्छा शल्य चिकित्सक है, ये तो डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो कौन सा ट्रीटमेंट करवाना, किसका सर्जरी करवाना चाहते हैं। अगर वो एनोरेक्टल सर्जरी करना चाहते हैं, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर का अगर करना चाहते हैं, तो उनको इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड सर्जरी स्पेशलिस्ट से, आयुर्वेदिक सर्जरी स्पेशलिस्ट से करवाना चाहिए। जी, इन्होंने एक और मेल भेज दिया, कह रहे हैं फिस्टुला की सर्जरी करवाना चाह रहे हैं। जो यस, आजकल क्या हो गया, वो उनका क्वेश्चन पूछना भी लाजवाब है, क्योंकि वाजिब है, क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे क्वाक्स मिल गए हैं जो कि बोलते हैं कि हम फिस्टुला ऑपरेशन कर देंगे क्षार सूत्र में, बट ये नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन सही पूछा, इसीलिए उनको जाने से पहले उनका डिग्री देखें, वो कहाँ से किए हैं, सर्जरी से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, अगर किए हैं, इंस्टीट्यूशनल क्वालिफाइड है, देन उनके पास जाइएगा। एंड फिस्टुला अगर ऑपरेशन करना चाहते हैं, मैं तो ये बोलूँगा कि जो है आप एलोपैथिक सर्जन के पास ना जाते हुए आप डायरेक्टली जाइए आयुर्वेद के पास, क्षार सूत्र माध्यम से। अगर सिंपल फिस्टुला है तो डायरेक्ट क्षार सूत्र में होगा, अगर ड्यू टू स्पेसिफिक कॉज कुछ मान लो ट्यूबरकुलर फिस्टुला है, देन एटीटी के साथ, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट के साथ हम फिस्टुला करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ऑस्टियोमाइलिटिस के साथ अगर है, ऑस्टियोमाइलिटिस को ठीक के साथ एलोपैथिक ऑस्टियोमाइलिटिस का ट्रीटमेंट चलेगा, आयुर्वेद का क्षार सूत्र चिकित्सा चलेगा तो ठीक हो जाएंगे। सिमिलरली बस नेक्स्ट आई एम कमिंग टू क्षार सूत्र थेरापी क्या है। आप देखे होंगे इसमें दो वर्ड है, क्षार एंड सूत्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सूत्र है या थ्रेड है जिसमें क्षार लगा हुआ है, तो वो क्षार क्या है, आकिरंथस आस्पिरावा अपमार्ग का क्षार लगाते हैं हम, स्नोई लाटेक्स उसको बाइंडिंग एजेंट करते हैं, स्नोई लाटेक्स जो है उसका जो स्नोई का जो चीर है उसका कोटिंग करते हैं, एंड हरिद्रा लगाते हैं वहां पे। तो ये 2-3 चीज हो गया जिसको हम 21 कोटिंग करते थे। तो मेडिसिनल थ्रेड, नहीं, नो, इट इज कोटेड इन द थ्रेड। दैट थ्रेड इज एन आइडियल मीडियम फॉर ड्रग डिलीवरी। फिस्टुला क्या है, इट इज जस्ट लाइक ए टनेल विथ मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज। टनेल है विथ मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज, माइन्यूट ट्रिब्यूटरीज है, जिसके अंदर सर्जरी जो है, कन्वेंशनल सर्जरी जो है जा नहीं सकता है, इसीलिए जो है हम क्षार सूत्र माध्यम में करते हैं। ये क्षार सूत्र जो है एक आइडियल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जहां की इंटरनल अंदर जाता है, जिसमें कटिंग भी करता है। पहले तो ये क्या करता है, डेब्राइड करता है, जो गंदा मटेरियल है उसको क्यूरेट करके बाहर निकालता है अपने आप,
उसके बाद क्या करेगा, जब सारे क्यूरेट हो गया तो वो कटिंग करता है एंड हीलिंग भी करता है। हल्दी है उसमें जो कि हीलिंग करेगा, क्षार है उसमें जो कि कटिंग करेगा। तो इसीलिए क्षार सूत्र जो है फिस्टुला के लिए फलप्रद है। दूसरी बात ये है कि जो है व्हाई यू चूज, व्हाई यू चूज। आजकल सर्जरी इतना डेवलप है, हम मॉडर्न सर्जरी को ना अपनाते हुए इसको क्यों अपनाएंगे। मैं सपोज आई एम टेलिंग यू, सपोज है आदमी जिसका 80 साल एज है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उसको एनेस्थीसिया दिया नहीं जा सकता है, उस कंडीशन में हम एक क्षार सूत्र थेरेपी पे उनको कर देंगे। सेकंड चीज, बहुत बिजी शेड्यूल है आप लोगों का, तो आप ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रहा है, उस कंडीशन में जिस दिन हम करेंगे सर्जरी उसी दिन पेशेंट एम्बुलेटरी रहेगा, मतलब पेशेंट को कोई भी एक दिन अपने ड्यूटी से छुट्टी लेना नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज जो है, इसमें ब्लीडिंग जो है बहुत कम होता है, मिनिमल ब्लीडिंग होता है, इसीलिए एनेमिक पेशेंट में भी हम क्षार सूत्र कर सकते हैं सक्सेसफुली। चौथी चीज, ये मिनिमल स्पिंक्टर एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करता है। जैसे स्पिंक्टर एक्टिविटीज क्या है, जैसे हम टॉयलेट लगता है उसको रोकते रखता है, फ्लैटस पास होता है उसको रोक के रखता है, कौन रोकता है, वो स्पिंक्टर है। अगर हम कन्वेंशनल सर्जरी कर देंगे वो स्पिंक्टर को काट देगा, तो आदमी का क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है नहीं रहेगा, सब समय फ्लैटस पास होगा एंड फीसेस जो है पास होता रहेगा। तो मिनिमल स्पिंक्टर एक्टिविटीज को डिरेंज करता है। एंड सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है, CSIR, ICMR एंड ICMR, AIMS and in foreign countries also it has been proved कि recurrence rate almost nil in this fistula. Those who are choose fistula operation through क्षार सूत्र माध्यम, then in this case उनका क्या है, recurrence rate बहुत मिनिमल है। इसीलिए मेरा ये एडवाइस है, पूरा पब्लिक को ये मैसेज है कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा पाइल से गुदे के रीजन में, अनल रीजन में कोई फोड़ा हो रहा है, उसमें पस कभी निकलता है फिर बंद हो जाता है, तो तुरंत आप आयुर्वेदिक शल्यविद के पास जाइएगा एंड क्षार सूत्र विधि को अपनाइए, जिसमें आपको 100% सफलता मिलेगा। और इसकी लागत कितनी रहती है, कॉस्ट? बहुत मिनिमल। आजकल जो है गवर्नमेंट आयुष मिनिस्ट्री ने हर जगह जो है खोल दिया, मिनिमम 100 रुपीज कॉस्ट रहेगा, हर स्टेट में है। आयुष मिनिस्ट्री इतना वाइडली जो है इसका प्रचार कर रहा है, प्रचार कर रहा है, तो इसका लाभ जो है सारे को उठाना चाहिए। जी। अगर जी आप कुछ नहीं, बस इन्हीं को साथ में, इन्हीं को ही मैं सपोर्ट कर रही हूँ कि आयुष मिनिस्ट्री के अंदर जैसे 700 आयुर्वेद कॉलेज हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में है, तो हर कोई अगर जो चाहता है तो उसी आयुर्वेद कॉलेज में शल्य विभाग है और एक शल्य चिकित्सा का एक विभाग है, वहाँ वो जाके ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जी। डॉक्टर विनोद, अगर हम फिशर्स की बात करें तो इसका क्या इलाज है आयुर्वेद में, किस तरह से इसको डील किया जा सकता है? देखिए, फिशर जहाँ तक है ये बीमारी बहुत छोटी है, शोर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें क्या है, कई बार जो गुदा मार्ग होता है वहाँ द्वार पे चमड़ी फट जाती है, कट्स लग जाते हैं। ये कट्स लगने के कई कारण हो सकते हैं, आपको लगातार कई बार लूज मोशन हो जाए तो भी कट्स होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस कोई बीमारी है उसमें हो जाता है, या कॉन्स्टिपेशन हो, टाइट स्टूल हो, आप लगातार जोर लगा रहे हो तो कट्स हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सिंपल है, एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, आपका पेट पहले ठीक होना चाहिए, आहार का पूर्ण पाचन होना चाहिए, अग्निमांद नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपकी हीलिंग अच्छी होगी। फिर बहुत सारे आप चिकित्सक को दिखा के तमाम ऑइंट्समेंट्स हैं जिनका उपयोग करके इसकी हीलिंग है। हमारे यहाँ कई प्रकार के तेल का उपयोग होता है, जैसे जात्यादि तेल है, प्रभाकर तेल है। इनको एक्सटर्नली लोकली आप रात में लगा लें, सुबह फ्रेश होने के बाद लगा लें, तो ये धीरे धीरे इसकी हीलिंग कर देते हैं। इसके बावजूद कुछ जगह ये क्रोनिक होता है, थोड़ा सा कठिनाई से ठीक होता है, तो अपने शल्य चिकित्सक को मिलके आप उचित लाभ ले सकते हैं। जी। तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद भी जो वापस लौटेंगे तो टोटल हेल्थ में बहुत कुछ है अपने दर्शकों के लिए। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना, अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी
तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आयुर्वेदिक चिकित्सा कितनी कारगर है गंभीर रोगों के इलाज में, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। और टोटल हेल्थ में फिलहाल समय हो गया है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 778 में हमने आपसे सवाल किया था कि हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण इनमें से किससे नहीं फैलता है। आपको हमने 3 ऑप्शंस दिए थे और सही जवाब है ऑप्शन सी, दूषित पानी और दूषित भोजन के सेवन से हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण नहीं फैलता है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोग होने वाली क्षार सूत्र प्रक्रिया के लाभ क्या हैं? ऑप्शन ए, इस प्रक्रिया में त्वचा पर निशान कम पड़ते हैं। ऑप्शन बी, ऐसे रोगी जिनमें सर्जरी करना संभव न हो उनमें क्षार सूत्र द्वारा इलाज किया जा सकता है। ऑप्शन सी, रोगी को इस प्रक्रिया के बाद अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। या फिर ऑप्शन डी, ये सभी। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealthddnews@gmail.com पर। आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 778 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर तनुजा नेसरी से, जिनके सामने मौजूद हैं सारी करेक्ट एंट्रीज। डॉक्टर तनुजा, इन सभी करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर का नाम आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं। जरूर। एसके मिश्रा जी। मिश्रा साहब, ये मिश्रा साहब है, दिल्ली से है। दिल्ली से वेस्ट मिस्टर विनोद मिश्रा, नगर, दिल्ली। बहुत बधाई जी। आप बन गए हैं एपिसोड 778 के लकी विनर। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड। छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर तनुजा आपसे, आयुर्वेद स्वस्थ जीवन जीने का विकल्प है या रोगों को दूर करने का? ये दोनों भी है, स्वस्थ जीवन जीने का विकल्प और रोगों को दूर करने का, दोनों भी है। डॉक्टर पाणिग्रही, आयुर्वेद के सिद्धांतों को सामान्य जीवन में पालन करना कठिन है, क्या ऐसा है? नहीं, जिसको आराम से पालन किया जा सकता है। डॉक्टर यादव, आयुर्वेद का पालन करना हो यानी कि इसे अगर अपनाना हो तो उसमें काफी अधिक समय लगता है। जी बिल्कुल समय नहीं लगता इसमें। सुबह से उठिए और रात सोने तक आप ये पूरी तरह आपकी प्रकृति और आपके साथ एक कोऑर्डिनेटेड बैलेंस है, उसके साथ ही अपने आप ही पालन होता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। डॉक्टर तनुजा, आयुर्वेदिक उपचार जो है वो केवल घरेलू नुस्खों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं, घरेलू नुस्खा आपको मदद करता है, लेकिन वैद्यकीय सलाह के अनुसार किया तो आपको संपूर्ण आराम मिलता है, उपचार सही होता है। डॉक्टर पाणिग्रही, बहुत से लोग ये मानते हैं कि आयुर्वेद में सिर्फ एक ही वैद्य होते हैं जो सभी चीजों का इलाज करते हैं, अलग अलग स्पेशलिटीज नहीं होती एलोपैथी की तरह। गलत। आयुर्वेद में 8 अंग है, कायो बाल ग्रह ऊर्धांग शल्यंग दृष्टा जरा ब्रुषा, 8 अंग है, तो अलग अलग स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। डॉक्टर विनोद, एक धारणा भी है कि आयुर्वेद के नुस्खे मामूली समस्याओं जैसे सर्दी जुकाम में असरदार होते हैं, लंबी और गंभीर बीमारियों में नहीं, क्या ऐसा है? देखिए ऐसी बात नहीं। आप ये हमारी भारतीय संस्कृति की कितनी महत्वपूर्ण देन है कि आयुर्वेद जैसा विशिष्ट ज्ञान समाज में गृहिणी के पास भी था। आज आपके बेटे को, बच्चे को जुकाम होता है, खांसी होती है, तो माँ तुरंत तुलसी तोड़ के अदरक के साथ दे देती है। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल पूरी तरीके से घर में है और पूरी चिकित्सीय लाभ से गंभीर लोगों के लिए लगातार करें तो लाभ चलता है। जी डॉक्टर तनुजा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है, इनमें से किस में आयुर्वेद से ठीक हो सकता है या लाभकारी होगा आयुर्वेद? ये तीनों में हो सकता है। मधुमेह में महेश निशामल की रोज आंवला और
हल्दी रात को लीजिए, तुरंत आराम हो जाएगा। उच्च रक्तदाब के लिए अर्जुन लीजिए। तो हर किसी के लिए इलाज है और वो सहज और प्राकृतिक है। डॉक्टर पाणिग्राही, पाइल्स, फिशर्स या फिस्टुला, इसमें से किसके लिए आयुर्वेदिक इलाज ठीक रहेगा? तीनों के लिए आयुर्वेदिक इलाज संपूर्ण सटीक रहेगा। क्या आयुर्वेद को तभी चुनना चाहिए जब दूसरी पैथीज फेल हो जाएं या उसमें कोई इलाज न बचे? आप पहले भी चुन सकते हैं और जब सब फेल हो जाएं तब भी चुन सकते हैं। डॉक्टर तनुजा, आयुर्वेदिक चिकित्सा में से सिर्फ आहार में बदलाव से ही रोग को दूर किया जाता है? ये बिल्कुल सही। ऐसे कहा जाता है पथ्य सदिगदार्थस्य किम औषधम निशम्य का मतलब आपका आहार अगर ठीक है तो आधे से ज़्यादा बीमारियों का वो जड़ है और वो उपचार भी है। जी। एनोरेक्टल डिजीजेस के लिए डॉक्टर पाणिग्राही, क्षार सूत्र का इलाज जो है या विधि जो है वो कितनी उपयोगी मानते हैं? भगंदर के लिए एंड सेंटिनल पाइल 2nd डिग्री, 1st डिग्री, 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री पाइल्स के लिए एंड क्रॉनिक फिस्टुला का सेंटिनल टैग के लिए क्षार सूत्र थेरेपी 100% उपयोगी है। डॉक्टर विनोद यादव, आयुर्वेद में रोग ठीक होने में काफी लंबा वक्त लगता है। जी नहीं, बिल्कुल भी लंबा वक्त नहीं लगता, बल्कि मैं कहूँगा कम लगता है। जो जिंदगी भर दवाई खानी है वो हम कुछ महीनों में खिलाकर आपको ठीक कर लेते हैं। जी। डॉक्टर तनुजा, आयुर्वेदिक दवाओं को खुद ही चुनकर अपने अंदाज से लिया जा सकता है क्योंकि इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते? नहीं, ये बिल्कुल गलत मिसकंसेप्शन है। अगर आप अपने प्रकृति दोषों के अनुसार, वैद्य के सलाह के अनुसार लेंगे तो आपके साइड इफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ड्रग इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, डिलीवरी इज इम्पोर्टेंट, प्रयोग उसका इम्पोर्टेंट है। तो फिर साइड इफेक्ट नहीं होंगे, नहीं तो साइड इफेक्ट जरूर होंगे। डॉक्टर पाणिग्राही, एनोरेक्टल जो डिजीजेज हैं उनके लिए आयुर्वेदिक इलाज जो है वो कितना सुरक्षित है? सुरक्षित है, संपूर्ण सुरक्षित है। डॉक्टर यादव, अगर आयुर्वेद को अपनाना है या इसके थेरेपीज करवानी है तो क्या शाकाहारी बनना आवश्यक होगा? बिल्कुल नहीं, इसमें तो इतने सुंदर मांस का भी वर्णन है और इतने प्रकार से मांस का वर्णन है कि शायद लोगों ने कल्पना भी नहीं की है। अच्छा, तो यानी आयुर्वेदिक दवाओं में उपस्थित जो तत्व हैं उनकी जानकारी स्पष्ट नहीं होती, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। वो उनके कार्यकारी तत्व को जानने का तरीका अलग है। मतलब हम रस, गुण, वीर्य, विपाक इससे जानते हैं, लेकिन उसके कार्यकारी तत्व जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो बहुत अच्छी तरह से पता है और उसमें बहुत ज़्यादा अनुसंधान, रिसर्च भी चल रहा है। उसके फार्माकोपिया भी हमारे मौजूद है और स्टैंडर्ड्स भी हमारे पास है। डॉक्टर पाणिग्राही, यदि कोई व्यक्ति आयुर्वेदिक थेरेपी से इलाज करवाना चाहता है तो कहाँ जाए, यानी सुविधा कहाँ उपलब्ध है? सारे आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में, जैसे मैडम ने बोला था, 300 कॉलेजेस है। रिसर्च सेंटर में 32 स्टेट है हमारा, जिसमें सारे जगह रिसर्च सेंटर्स है, जिसमें क्लिनिकल रिसर्च यूनिट है, जिसमें सारे चिकित्सा उपलब्ध है एंड दवाई भी फ्री में दिया जाता है। डॉक्टर विनोद, क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा को किसी अन्य पैथी के इलाज के साथ भी लिया जा सकता है? बिल्कुल, हमारा किसी से भी विरोध नहीं है। चाहे आप होम्योपैथी कराएं, चाहे एलोपैथी कराएं, आयुर्वेद सबके साथ चल सकता है। बस थोड़ा चिकित्सा की देखरेख में चलाएं तो आपको लाभ होगा। डॉक्टर यादव, संदेश की बारी है तो हम चाहेंगे संदेश हम आपसे ही लें, शुरुआत वहां से करें। जो लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा को एज अ लास्ट ऑप्शन देखते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे रोगों से बचाव के लिए भी, और अन्यथा अगर रोग हो जाता है तो क्यों आयुर्वेदिक चिकित्सा को सबसे पहला विकल्प माना जा रहा है? देखिए, आपको आयुर्वेद सबसे प्रथम चिकित्सा दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जैसे भी आप शुरुआत में ही आयुर्वेद चिकित्सा का लाभ लें। इसके बाद यदि आप मिसगाइड होकर कहीं और चले जाते हैं तो अंत में भी आप आयुर्वेद में आ सकते हैं। तो इसका आदि भी आयुर्वेद है और अंत भी आयुर्वेद है, और इसी से आप पूर्ण जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर पाणिग्राही, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आयुर्वेद की भूमिका कितनी अहम है रोगों के बचाव के लिए, स्वस्थ जीवन? एनोरेक्टल डिजीज के परिप्रेक्ष्य में बोलूंगा, अगर कोई आदमी पेट को साफ रखे, हैवी फाइबर डाइट ले, एडिक्वेट पानी पिए एंड ठीक समय पे खाना खाए, अध्यसन, अमात्रासन, विषमासन ये ना करे एंड रात को कम से कम त्रिफलाचूर्ण 1 चम्मच खा के सो जाए, उसको एनोरेक्टल डिजीजेस नहीं होगा। जी। डॉक्टर तनुजा, स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद का महत्व किस तरह से आप बताना चाहेंगे? हम जरूर ये कहेंगे कि उचित खानपान, विहार, आचार, इससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम खानपान और विहार अच्छा रखेंगे तो हम ये जरूर कहेंगे कि फ्यूचर ऑफ द मेडिसिन इज़ नो मेडिसिन, आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं। और आपको बीमारी हो भी गई तो हम ये कहेंगे फ्यूचर ऑफ द मेडिसिन इज़ इंटीग्रेशन। तो हर पैथी के साथ
हर किसी अवस्था में हम आयुर्वेद को अपना सकते हैं चिकित्सा के लिए। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए जो आयुर्वेद से संबंधित आप लोगों ने दी है। जाहिर तौर पर सभी के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगी। और आयुर्वेद में जब स्वास्थ्य की बात आती है तो कहा जाता है सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया और प्रसन्न आत्मा इंद्रियन मनोहो स्वस्थ इति अभिधीयते। तो स्वस्थ के होने की जो परिभाषा है आयुर्वेद में बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत सारे ऐसे आधार हैं, इसके ऐसे सिद्धांत हैं जिनका पालन आपको करना है तो रोग भी दूर रहेंगे। और रोग की शुरुआत नहीं होगी तो जाहिर तौर पर मन और शरीर और आत्मा से पूर्णतः स्वस्थ रहना संभव हो जाएगा। बिल्कुल, आपने इतने समय में समझा होगा कि शरीर मन और आत्मा के बीच में सामंजस्य बिठाने की बात करता है आयुर्वेद, और यहाँ से जो संदेश आया है उसको ज़रूर आपने आत्मसात किया होगा, उसको अपने जीवन में उतारिए, स्वस्थ रहिए और सुखी जीवन आगे भी जिए। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।